Today we are going to discuss about real GDP and the nominal GDP. सबसे पहले देखते हैं करंट प्राइस क्या होती है और कांस्टेंट प्राइस क्या होती है। तो जब जीडीपी को जब करंट प्राइस पे मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। और जीडीपी को जब बेस ईयर के प्राइस पे मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज को जब वैल्यू किया जाता है करंट ईयर्स के प्राइस पे तो उसके क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रही है, 2023। अगर मानते हैं सोप की एक फैक्ट्री है, उसकी जैसे कुछ प्राइस होगी सोप की, जैसे 110 या फिर 100 क्वांटिटी बनाती है, प्रोड्यूस करती है पूरी, और उस एक सोप की प्राइस है 10 रुपीज़। तो कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 1000। तो ये क्या होगी, करंट प्राइस। अब उसको एक एक करके एग्जांपल में बाद में देखेंगे। तो बस इसमें अभी फ़िलहाल के लिए याद क्या रखना है कि नॉमिनल जीडीपी को मेजर करते हैं करंट ईयर्स के प्राइस पे, और रियल जीडीपी को मेजर करते हैं बेस ईयर के प्राइस पे। बेस ईयर क्या होती है या फिर किसको लेते हैं बेस ईयर काउंट करते हैं 2011 और 12 को। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं नॉमिनल जीडीपी के। तो मान लेते हैं कि लास्ट ईयर 2021-22 में एक फर्म थी जो 100 क्वान्टिटी प्रोड्यूस करती थी सोप, मान लेते हैं सोप है। उस एक सोप की प्राइस क्या थी, 10। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी कंपनी की, 1000 रुपीज़। सेम कंपनी सेम फर्म जो करंट ईयर प्राइस में क्वांटिटी उसकी जैसे अभी बढ़ गई, ऑब्वियसली बात है कंपनी ग्रो करेगी। तो जैसे प्राइस पहले क्या थी 10 रुपीज़, अभी करंट ईयर्स में प्राइस क्या हो गई है इसकी 11 रुपीज़। यानी कि जो प्राइस है वो क्या हुई है, बढ़ी है। तो हो सकता है इन्फ्लेशन एक रीज़न हो सकता है क्या, यही एक रीज़न हो सकती है। तो 10 रुपीज़ से 11 रुपीज़ हो गई है। तो अभी करंट ईयर इसको मान लेते हैं, और ये प्रीवियस ईयर, ये PY। तो टोटल वैल्यू कंपनी की क्या हो गई करंट ईयर में 1210, यानी 110 इंटू 11 तो 1210 आ जाएगी। तो कंपनी की ग्रोथ कितनी हो गई है, 21% यहाँ पे। तो इससे एक बात पता चल रही है कि जो प्राइस पहले जो एक साल पहले वो प्राइस थी 10 रुपीज़, अभी क्या हो गई प्राइस 11 रुपीज़। तो जब भी नॉर्मल जीडीपी को मेजर करेंगे तो वो करंट ईयर्स के प्राइस पे मेजर करेंगे, या फिर यानी कि जो 11 रुपीज़ की प्राइस है उससे, ना कि जो PYQ यानी जो प्रीवियस ईयर है उसके बेसिस पे। तो इसमें एक चीज़ पता चल रही है कि नॉर्मल जीडीपी में जब मेजर करते हैं नॉर्मल जीडीपी को तो इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि दिख रहा है कि 10 तो थी 11 हो गई, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है। जब रियल जीडीपी को समझ लेंगे तभी और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो रियल जीडीपी इसको कांस्टेंट प्राइस पे क्यों मेजर किया जाता है, आइए देखते हैं। जैसे बेस ईयर 2011-12 को लिया जाता है। मान लिया जाए कि जो सोप कंपनी जो थी, सोप की प्राइस कितनी थी 2011-12 में, प्राइस 8 रुपीज़ थी, और अभी कितना प्राइस थी इसमें जो करंट ईयर में है वो 11 रुपीज़। तो इसका एक रीज़न हो सकता है जैसे कि 8 रुपीज़ थी 2011-12 में, और अभी 11 रुपीज़ है, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में देखा। तो जब 11-12 में 8 रुपीज़ थी और अभी 11 रुपीज़ है, तो ये इन्फ्लेशन के चलते हो रही है। तो कोई भी कंपनी के वैल्यूएशन में अगर जैसे कि या फिर पूरे कंट्री की नेशन की निकाल रहे हैं, पूरी नेशनल की निकाल रहे हैं जीडीपी, या पूरी कंट्री की निकाल रहे हैं, तो जब बेस ईयर पे मेजर करेंगे या 8 रुपीज़ पे कि इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करेंगे, अब किसी भी साल में जैसे 2030 में भी चले जाएंगे, तो अगर प्राइस 8 रुपीज़ ही रहती है तो उसको क्या बोलेंगे, जीडीपी को किस पे मेजर किया जा रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, प्राइस 8 थी 2011-12 में और 2030 में भी 8 ही रहेगी, यानी कि प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, पर प्राइस कांस्टेंट है। और जब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होती है, जैसे कि इसमें है 2011-12 में इतना थी, प्राइस 8 थी, सेम फर्म जो 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही थी 110 हो गई, प्राइस 8 की 8 है, प्राइस इसमें 8 थी अभी भी 8 है, तो उसको क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी, यानी कि रियल ग्रोथ शो हो रही है। ये नहीं कि जो ग्रोथ में इसमें जो रियल जीडीपी में ग्रोथ होती है जैसे कि 10% ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, तो इसमें इन्फ्लेशन की कोई भी रोल नहीं होती है, इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो। जैसे कि नॉमिनल जीडीपी में दोनों चीज़ों में ग्रोथ हो रही थी,
जैसे यहाँ पे कि 100 थी, क्वांटिटी 110 हो गई, लेकिन प्राइस में भी ग्रोथ हो रही थी, इसका 10 से 11 हो गई, तो इन्फ्लेशन के चलते, यानी कि दोनों ग्रोथ को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए नॉमिनल ग्रोथ है वो ज़्यादा है और रियल ग्रोथ 10% है बस, और उसमें कितनी थी 21%। तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हों। अब रियल जीडीपी की फॉर्मूला क्या होती है, जैसे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्लियर है, रियल जीडीपी क्लियर है कि रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस में मेजर करते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है इसमें, और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर होती है कि जो मेजर करती है डिफरेंसेस को किसके किसके बीच में, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। एक बेसिक अजम्पशन बना सकते हैं कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होती है और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है। अब एक चीज़ और है, जैसे कि बात हो रही थी बेस ईयर पे कि रियल जीडीपी को जब मेजर करते हैं तो उसमें बेस ईयर के प्राइस पे मेजर करते हैं। तो बेस ईयर क्या होती है, और बेस ईयर 2011-12 को ही क्यों रखा गया है। बेस ईयर किसी को भी रख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे वाई 2011-12 इसको ही बेस ईयर क्यों मानते हैं, किसी को भी रख सकते थे। तो हाँ बिल्कुल किसी को भी रख सकते थे बेस ईयर। पहले समझते हैं बेस ईयर क्या होती है। जैसे कि अब मान लीजिए 2 पर्सन है, एक पर्सन है, तो इसको मिटा देता हूँ, 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों को बोला जा रहा है कि हाइट मेजर करना है दोनों का। तो एक की जैसी एक यहाँ से मेजर करना है, एक जो मान लीजिए इसको सरफेस है, ये पर्सन ए सरफेस पे खड़ा है और पर्सन बी कोई टेबल है उस पे खड़ा है। पर्सन ए यहाँ से है, एक जैसे कि दिख रहा है खड़ा है ये, और ये पर्सन बी यहाँ से खड़ा है। तो क्या दोनों की जो मेजरमेंट आएगी वो जस्टिफाइड होगी कहीं से भी, क्योंकि पर्सन ए सरफेस पे है और पर्सन बी टेबल पे है? नहीं, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम नहीं है। सेम चीज़ जीडीपी में है, रियल जीडीपी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेस सिमिलर होता है। ऐसा नहीं कि करंट ईयर के प्राइस पे मेजर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन को काउंट किया जा रहा है। तो बेस ईयर रियल वैल्यू शो कर रही है यहाँ पे। जैसे कि अब अगर हाइट दोनों की नाप मेजर करनी है, जैसे कि पर्सन ए और पर्सन बी है, तो हाइट अगर सरफेस बेस सेम होना चाहिए। अगर दोनों पर्सन सरफेस पे खड़ी है, आई मीन खड़ा है, तो उस बेसिस पे इसको मेजर कर सकते हैं, तब जस्टिफाइड होगी कि हाँ दोनों का बेस सेम है। तो सेम चीज़ रियल जीडीपी के लिए होती है कि एक बेस ईयर जैसे 2011-12 है, अब किसी भी ईयर का मेजर करना, चाहे 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 या फिर 30 ही क्यों ना हो, जैसे कि मेजर करेंगे तो सेम बेस रहेगी। हाँ यहाँ से जैसे कि 2000 लेट सपोज कि 11-12 बेस है, अब मेजर करना है किसका, 16 का करते हैं, तो बेस सेम है। यहाँ से किसकी ग्रोथ यहाँ पे यहाँ तक थी और 2015-16 में ग्रोथ यहाँ तक हुई है, तो ये रियल वैल्यू शो करेगी, रियल जीडीपी शो करेगी कि जीडीपी कितना ग्रो हुई है, यानी रियल टर्म्स में कितना ग्रोथ है, इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करके, इन्फ्लेशन उसमें नहीं है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि जो अब ये तो समझ में आया कि बेस ईयर क्या है, कि बेस ईयर एक रियल वैल्यू को शो करने के लिए बेस ईयर है ताकि कोई भी फ्लक्चुएशंस उसमें ना हो, सारे तरह से या फिर सारे डायमेंशन से जो बेस ईयर है या फिर जो वैल्यू है वो जस्टिफाइड है, उस इसलिए इसको बेस ईयर को बनाया जाता है। अब क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन बेस ईयर का होने का, कि कैसे बेस ईयर को सेलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि नॉर्मल ईयर होनी चाहिए। क्या मतलब नॉर्मल ईयर होने का, कि इसमें कोई भी ड्रॉट नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लड इस ईयर में नहीं आना चाहिए। जैसे कि कोई अगर मानसून अगर वीक है, मानसून अगर वीक होगी तो रेनफॉल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगी तो फिर मे बी पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी होने से फिर जो इनकम लेवल वो डाउनग्रेड होगी, इनकम लेवल डाउनग्रेड होगी तो फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी, डिमांड घटेगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए कि हर चीज़ जीडीपी सही से चल रही है, मॉनसून सही से आ रही है। सेकंड चीज़ जो सेकंड क्राइटेरिया है कि वो लेटेस्ट ईयर होना चाहिए, ये नहीं कि पुराना
बहुत पुराना साल हो गया 50 चला आ रहा है कि 50s में हो कि 1950 का कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर 1960 का कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि ये बताया कि उसमें प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है कि अगर 8 रुपीज़ है तो 8 रुपीज़ ही होगी 2023 में भी। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि 8 रुपीज़ 1950 में थी वो अभी भी है, इतना पुराना भी नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़, जो थर्ड क्राइटेरिया है कि रिलेवेंट डाटा होना चाहिए किसी भी ईयर का जिसको हम सेलेक्ट करने वाले हैं बेस ईयर। तो आई होप एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर्ड। थैंक यू।